मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सब फटाफट से लाइव आ जाइए। हम लोग हिंदी को देख रहे थे और ये जो हिंदी की कक्षाएं हैं ये आपके यूपीपी, यूपीएसआई और यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, फिर आपका लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, इन सभी के लिए ये कक्षाएं यूज़फुल हैं। तो हम लोग हिंदी के क्रम में वर्णमाला चैप्टर को कंप्लीट किए थे और वर्णमाला चैप्टर के बाद हमने ये भी देखा था कि वर्णमाला से अभी तक आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन बने हैं और वो क्वेश्चन किस किस टाइप के बने हैं। तो वर्णमाला का कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों हमने कंप्लीट कर लिया था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे शब्द विचार। आज हम किस पे बढ़ेंगे? आज हम बढ़ेंगे शब्द विचार पर। वर्ड विचार हमने देख लिया है, आज हम क्या देखेंगे? शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द विचार। अब देखिए शब्द विचार की अगर हम बात करेंगे, वर्ड की आप लोगों के को मैंने परिभाषा बताया था कि वर्ड क्या होता है। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? आपकी वर्ड कहलाती है। लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। लेकिन अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि लिखित भाषा की सार्थक इकाई, लिखित भाषा की सार्थक छोटी इकाई, सार्थक छोटी इकाई, छोटी इकाई, सार्थक छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो आपका जवाब क्या होगा? शब्द। आपका जवाब क्या होगा? शब्द। तो शब्द क्या होता है? तो लिखित भाषा की सार्थक इकाई को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगर हम कोई चीज समझना चाहते हैं, अगर हम कोई चीज समझना चाहते हैं, जैसे सपोज करिए आपने लिखा वर्ड हलंत का क, ये क्या है? ये क्या है? आपका वर्ड है। ये क्या है? आपका वर्ड है। लेकिन क्या इस वर्ड से आप कुछ भी कायदे से या सार्थक रूप से समझ पाए हैं? बिल्कुल नहीं। इस कैसे कुछ भी आप सार्थक रूप से समझ पाए हैं? बिल्कुल नहीं समझ पाए हैं। लेकिन अगर इसी वर्ड को और आगे हम ले जा करके और इससे रचना करें हम अक्षर की, और अक्षर लिखें क, फिर अगला अक्षर लिखें म, फिर अगला अक्षर लिखें ल, और इन तीनों को जोड़ करके हम एक शब्द बनाएं, और क्या बनाएं? कमल। हम क्या बनाएं? कमल। और जब एक कमल लिखा जाएगा या कमल कहा जाएगा तो आप बखूबी इसका अर्थ जानते हैं और इसे बहुत कायदे से आप समझ सकते हैं कि ये कमल क्या है। कमल क्या है? यहाँ पर क्या हो गया? कमल एक पुष्प का नाम हो गया। क्या हो गया? एक पुष्प का नाम हो गया। लेकिन इस क वर्ण से आप कुछ भी सार्थक रूप में समझ नहीं पाए हैं। तो जो आपकी लिखित भाषा होती है, लिखित भाषा जो होती है, इसकी जो छोटी सार्थक इकाई होती है, समझिएगा, सार्थक इकाई जो होती है, इसी सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं? शब्द। कभी भी आपसे पूछे कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? वर्ड। आपका जवाब क्या होगा? वर्ड। लेकिन अगर पूछे कि लिखित भाषा की छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? शब्द। आपका जवाब क्या हो जाएगा? शब्द। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं चीजों को। आगे चीजों को समझते हैं। अब अगर बात करें शब्द के डेफिनेशन की, कि शब्द की जो परिभाषा होती है वो क्या होता है, शब्द हम कहते किसे हैं, शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, वर्ड से मिलकर के आपके क्या बनते हैं? अक्षर बनते हैं। जैसे कहा जाए वर्ड, वर्ड क्या होता है? ये आपका हलंत का क्या क्या है? ये वर्ड है। और अगर बात करेंगे इसे अक्षर बनाने की, तो कैसे बनेगा? हलंत का क धन अ, हलंत का क धन अ मिलकर के क्या बनेगा? अक्षर बनेगा। हलंत का क धन अ मिलकर के क्या बनेगा? अक्षर बनेगा। अच्छा, अगर हम किसी कोई शब्द है, जैसे सपोज करिए शब्द है आपका कमल, कोई शब्द है कमल। अब इसका हम अगर वार्डिक विच्छेद करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हलंत का क धन अ। फिर आपको क्या मिलेगा? हलंत का म धन अ। फिर आपको क्या मिलेगा? हलंत का ल धन अ। हलंत का ल धन अ। तो देखिए क अ म अ ल अ, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी क्या है? वर्ड है।
ये सभी के सभी जो हैं आपके, ये क्या हैं, वर्ण है। और वर्णों को अगर एक सार्थक और क्रमबद्ध समूह में रख दिया जाएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, कमल। वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, शब्द। वही आपका क्या हो जाएगा, शब्द। देखिए इनको एक सही क्रम में रखा गया है और सही क्रम में रख करके इनको जोड़ा गया है, तभी तो आपको ये शब्द प्राप्त हुआ है, कमल। तो शब्द की जो परिभाषा होती है वो क्या होता है, वर्णों का सार्थक संघात। वर्णों का सार्थक संघात। सार्थक संघात। संघात जिससे जिससे हमें हमें अर्थ प्राप्त हो। जिससे हमें अर्थ प्राप्त हो, प्राप्त हो, शब्द कहलाते हैं। शब्द। शब्द, वर्णों का सार्थक संघात जिससे हमें अर्थ प्राप्त हो, शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। बात समझ में आ रही है। देखिए ये क्या है, ये वर्ण है, इनको एक सार्थक क्रम में रखा गया है और सार्थक क्रम में रखने के बाद जोड़ा गया है, तो ये जो कमल बना है यही आपका क्या है, शब्द। ये कमल क्या है, शब्द। और ये अलग अलग जो है ये सभी के सभी क्या है, आपके वर्ण। ये सभी के सभी क्या है, वर्ण। तो वर्णों से ही आपके किसका निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है। और शब्द होता क्या है, वर्णों का सार्थक संघात जिससे हमें अर्थ प्राप्त हो, क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और शब्द की एक और क्वालिटी क्या होती है, शब्द की एक और क्वालिटी क्या होती है, ये लिखित भाषा की सार्थक इकाई है। लिखित भाषा की छोटी सार्थक इकाई। छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है, आपका शब्द। छोटी सार्थक इकाई को ही क्या कहा जाएगा, शब्द कहा जाता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई है। लिखित भाषा की छोटी सार्थक इकाई को ही हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। और वर्णों का सार्थक संघात जिससे हमें अर्थ प्राप्त हो, वो भी क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। क्लियर है। चलिए अब शब्द होते क्या क्या हैं, उदाहरण में समझ लीजिएगा। उदाहरण जैसे कहा जाए कलम, कहा जाए घर, कहा जाए जंगल, कहा जाए कमल। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं, आपके शब्द ही तो हैं। ये सभी के सभी क्या हैं, शब्द ही हैं। इनसे आप कोई ना कोई अर्थ प्राप्त कर रहे हैं, इस कारण से ये सभी के सभी क्या कहे जाएंगे, आपके शब्द कहे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास पे, आगे समझिए चीजों को। चलिए अब आते हैं हम शब्द के प्रकार पर। शब्द, शब्द का वर्गीकरण। वर्गीकरण, अगर हम बात करेंगे शब्द के वर्गीकरण की, तो शब्द का वर्गीकरण कुल 5 प्रकार से किया गया है या 5 आधारों पर किया गया है। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से कहिए या फिर 5 आधारों पर कहिए। अब ये 5 प्रकार या 5 आधार जो हैं, ये कौन कौन से हैं, इसको समझिएगा। इसको समझिएगा कि ये 5 आधार जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप, पहला जो आपका आधार है वो कौन सा आधार है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अब देखिए अर्थ के आधार पर जो शब्द का वर्गीकरण किया गया है, अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। अब ये जो अर्थ के आधार पर शब्द का 2 वर्गीकरण किया गया है, ये कौन कौन सा किया गया है, तो पहला तो आपका किया गया है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द, शब्द। और दूसरा जो किया गया है वो किया गया है निरर्थक शब्द। दूसरा क्या किया गया है, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। शब्द, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो उन्हें हम क्या कहेंगे, सार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो उन्हें हम क्या कहेंगे, सार्थक शब्द। जैसे कहा जाए कमल, कमल। कहा जाए पानी, ठीक, पानी। फिर आपका कहा जाए जंगल, जंगल। कहा जाए दूध,
इन सभी शब्दों का अर्थ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई ना कोई अर्थ है, तो ये सभी के सभी शब्द आपके क्या कहलाएंगे, सार्थक शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सार्थक शब्द कहलाएंगे। यही निरर्थक शब्द की अगर बात की जाए, जैसे कहा जाए अगर फटाफट, फटाफट, तो भैया फटाफट बोला जाता है शब्द, लेकिन इसका कोई अर्थ आपको कायदे से प्राप्त नहीं होता है। जैसे कहा जाए टनाटन, टनाटन, ठीक। कहा जाए चरचराहट, चरचराहट, भैया चरचराहट हिंदी के शब्दकोश में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये कैसा शब्द है, आपका निरर्थक शब्द है। जैसे कहा जाए, जैसे आपसे बोला जाता है, जैसे बोला जाएगा खाना, बोला जाएगा आपसे खाना, तो खाना तो आपका एक सार्थक शब्द है, क्योंकि खाने से आपको भोजन का अर्थ मिल रहा है या खाने की क्रिया का अर्थ मिल रहा है। लेकिन जैसे कहा जाए खाना के साथ बोल दिया जाता है वाना, वाना, वाना का कोई अर्थ मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे कहा जाता है पानी, तो पानी का तो एक सार्थक अर्थ है, पानी का तो एक सार्थक अर्थ है, लेकिन पानी के साथ कभी कभी बोल दिया जाता है वानी, तो वानी का कोई सार्थक अर्थ है, बिल्कुल नहीं है। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, आपके निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही समझिए आसान भाषा में कि सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ के बारे में हमें भली भांति जानकारी हो, या जिनको सामान्य रूप से जिनका प्रयोग हिंदी की साहित्यिक भाषा में किया जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द क्या होंगे, ऐसे शब्द जो एक क्षेत्रीय भाषा में केवल बोलचाल के लिए प्रयोग कर दिया जाता है, इनका कोई भी कायदे का अर्थ प्राप्त नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, आपके निरर्थक शब्द कहलाते हैं। क्लियर है। तो पहला जो आधार है आपका अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर आपके शब्द के दो प्रकार बताए गए हैं। एक आपका बताया गया है सार्थक शब्द, दूसरा बताया गया है निरर्थक शब्द। ठीक, चलिए दूसरे आधार की बात करते हैं। दूसरा जो आपका आधार है वो क्या है, अर्थ के आधार के अतिरिक्त आपको क्या बताया गया है, आपको बताया गया है उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक। तो अर्थ के आधार पर तो आपके शब्द के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, सार्थक और निरर्थक। लेकिन जो आपका दूसरा आधार है वो कौन सा है, उत्पत्ति का आधार है। और जो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का अगर हम प्रकार की बात करेंगे, तो कितने प्रकार के शब्द होते हैं, चार प्रकार के। कितने प्रकार के शब्द होते हैं, चार प्रकार के। अब ये चार प्रकार के शब्द हैं, ये कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला प्रकार आपका होगा तत्सम शब्द। कौन सा होगा, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। पहला जो इसमें प्रकार होगा वो कौन सा होगा, तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तो हिंदी में प्रयुक्त वे शब्द, हिंदी में प्रयुक्त वे शब्द जो संस्कृत भाषा से मूलतः हिंदी में ज्यों के त्यों ला करके रख दिए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। यानी कि ऐसे शब्द जिनका बिना रूप परिवर्तन किए हुए हिंदी में प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाते हैं, आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आप कहते हैं अग्नि, अग्नि। आप कहते हैं हस्त, हस्त। बोलिए भैया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। आप कहते हैं नेत्र, कहिए नेत्र, कहिए, या फिर अच्छी कहिए, अक्षी कहिए। आंख को यही तो कहा जाता है, नेत्र, अच्छी। ठीक। तो ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, आपके तत्सम शब्द हैं। दूसरा जो प्रकार आपको मिला है, दूसरा जो प्रकार मिला है, ये कौन सा मिला है आपको, दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, वो है आपका तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, शब्द। अब देखिए तद्भव शब्द क्या होगा, तद्भव शब्द क्या होगा, तो ऐसे शब्द, तो ऐसे शब्द हिंदी वर्णमाला, हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में लाते समय रूप परिवर्तित करके लाए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। या वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में रूप परिवर्तित करके लाए गए हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, तद्भव शब्द। जैसे कहा जाए आपसे हाथ, कहा जाए हाथ, हाथ। ठीक। कहा जाए आपसे आग, आग। कहा जाए आपसे आंख, आंख। तो ये सभी के सभी शब्द आपके क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। तो जो दूसरा प्रकार है वो आपका कौन सा है, तद्भव शब्द। बात अगर करेंगे तीसरे प्रकार की,
तीसरा जो प्रकार है वो आपका कौन सा है? तो तीसरे वाले प्रकार को कहा जाता है देशज शब्द। क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। देशज शब्द कहा जाता है। देखिए ये जो शब्द हैं इनको बहुत कायदे से पढ़ना है। अभी हम आगे पढ़ाएंगे, एक एक को एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे आप पहचान करेंगे। आप सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द इनकी पहचान कैसे करेंगे, तत्सम की पहचान कैसे करेंगे, तद्भव की पहचान कैसे करेंगे, देशज और विदेशज को किस प्रकार से आप पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें आगे बहुत कायदे से पढ़ाई जाएंगी। अभी ये आप लोगों को ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आखिर में हमारा जो शब्द है ये क्या होता है और शब्द के प्रकार क्या क्या होते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि शब्द का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, तो 5 आधारों पर किया गया है। बहुत सारे लोग इसको रटने और रटवाने का प्रयास करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना है। आप इन 5 आधारों को कायदे से समझ लीजिए तो आप ऐसे ही नॉर्मली आप अपना उत्तर दे पाएंगे कि 5 आधारों पर किया गया है। फिर आपसे कभी कभी इनके आधार के वर्गीकरण के बारे में पूछ लेता है। जैसे कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि अर्थ के आधार पर जो शब्द का वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 2 प्रकार से, सार्थक या निरर्थक होना चाहिए। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार से किया गया है? तो 4 प्रकार से। कौन कौन से? एक तत्सम है, एक तद्भव है, एक देशज है, एक विदेशज है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। फिर क्वेश्चन ऐसे बनता है, दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण नहीं है। अब आपका एक विकल्प दे दिया है तत्सम शब्द, एक विकल्प दे दिया है तद्भव शब्द, एक विकल्प दे दिया है देशज शब्द और एक विकल्प दे दिया है आपका सार्थक शब्द। तो आपको पता है कि जो सार्थक शब्द है ये किस आधार पर है? अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तो वर्गीकरण नहीं है। तो आप कैसे चुनेंगे इसको? जब आप जानते रहेंगे चीजों को तभी तो आप चुनेंगे कि जो सार्थक शब्द है ये आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण नहीं है। इसलिए एक एक चीज को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से और कायदे से पढ़ना है। हिंदी आसान विषय है और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अगर आप कायदे से हिंदी के साथ मतलब अपना काम कर रहे हैं, ढंग से इसको पढ़ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से जितना पूर्णांक होता है उतने अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि आपको फोकस होकर के स्टडी करना होगा और सही दिशा में पढ़ना होगा, सही तरीके से पढ़ना होगा, एक एक पॉइंट को कायदे से एक्सप्लेन करते हुए पढ़ना होगा। बस इतना अंतर है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या कह रहा है अगला? देशज शब्द। तीसरा जो प्रकार होता है वो क्या होता है? देशज शब्द। अब देखिए देशज शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से सीधे हिंदी में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत से हिंदी में लाते समय रूप परिवर्तित कर दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके तद्भव कहलाते हैं। और बात अगर करेंगे देशज शब्द की तो क्या कहलाएंगे ये देशज शब्द? हिंदी भाषा के वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में लाए गए हैं। हिंदी भाषा के वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में लाए गए हैं उनको हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे समझिए कि देशज शब्द में क्या आ जाएगा? जैसे कहा जाता है खटिया, खटिया। जैसे कहा जाता है मचिया, मचिया। ठीक है, ठीक, मचिया। ये सारे शब्द, जैसे कहा जाता है किवाड़, किवाड़। ये सारे के सारे शब्द एक विशेष क्षेत्रीय भाषा में बोले जाते हैं। एक विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? क्षेत्रीय भाषा। और उन्हीं भाषाओं की ये शब्द इतने प्रसिद्ध हो गए कि इनको हिंदी में स्थान देना पड़ा। इतने प्रसिद्ध हो गए कि इनको हिंदी में क्या देना पड़ा? स्थान देना पड़ा। अब इनको हिंदी में स्थान देने के पीछे का क्या कारण है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि किसी ने उपन्यास लिखा है या किसी ने अपनी कोई कहानी लिखी है, आत्मकथा लिखी है या जीवनी लिखी है, तो वो जिस क्षेत्र से वह व्यक्ति बिलोंग करेगा उसी क्षेत्र के आधार पर लिखेगा। और उसका उपन्यास, कहानी या संस्मरण इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसे हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल करना पड़ा। तो बताइए जो भी व्यक्ति उसके उस उपन्यास को पढ़ेगा या उन संस्मरण को पढ़ेगा वो इन शब्दों से वाकिफ होगा कि नहीं होगा? इन शब्दों से परिचित होगा कि नहीं होगा? और इन शब्दों से परिचित होने के कारण ही इन्हें हिंदी में मान्यता देनी पड़ी। और ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? देशज शब्द। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। क्लियर है? देशज शब्द क्या होते हैं? जो क्षेत्रीय भाषाओं अथवा देसी भाषाओं से हिंदी में सम्मिलित किए गए हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। और जो चौथा प्रकार होता है, जो चौथा प्रकार होता है उसे कहा जाता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द।
विदेशज शब्द। और विदेशज शब्द को ही कभी कभी आगत शब्द भी कह दिया जाता है। विदेशज शब्द को ही कभी कभी आगत शब्द भी कहा जाता है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, चाहे आप विदेशज शब्द कहिए या फिर आप आगत शब्द कहिए, बात क्या है, बात एक ही है। बात क्या है, एक ही है। चलिए, बोर्ड हैंकर है। ठीक, विदेशज कहिए या आगत शब्द कहिए, बात एक ही है। अब ये कैसे शब्द होते हैं विदेशज या आगत? जैसे कहा जाए आपसे, कहा जाए टिकट, टिकट, कहा जाए स्टेशन, बोलिए भैया, कहा जाता है ना स्टेशन, स्टेशन। तो स्टेशन भी आपका क्या हो जाएगा, स्टेशन। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे समझिएगा चीजों को। जैसे कहा जाए स्टेशन, स्टेशन। फिर आपसे कहा जाए ला इलाज, कहा जाता है ना इनको ला इलाज बीमारी हुई है, ला इलाज। तो ये सभी दूसरी भाषाओं से लाए गए हिंदी के शब्द हैं। इस कारण से इनको हम क्या कहते हैं, विदेशज या फिर आगत शब्द। विदेशज या फिर आगत शब्द। देखिए, विदेशज या आगत शब्द क्या होते हैं, हिंदी भाषा के वे शब्द जो दूसरी भाषाओं से आयातित किए गए हैं, दूसरी भाषाओं से। दूसरी भाषाओं का अर्थ ये है कि वो संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त अगर किसी अन्य भाषा से, उर्दू, फारसी या फिर अंग्रेजी से अगर आयातित किए गए हैं, तो उन भाषाओं को क्या कहते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं, विदेशज शब्द या फिर आगत शब्द। विदेशज शब्द या फिर आगत शब्द। अब देखिए, ये तो चार इसके मुख्य प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जब भी आपसे पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्य कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार होते हैं। लेकिन अगर इनके कुल प्रकार की बात की जाएगी, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल प्रकार की बात की जाएगी कि कुल प्रकार कितने होते हैं, तो जो कुल प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, तो कुल प्रकार इनके पांच होते हैं। कुल प्रकार कितने होते हैं, पांच होते हैं। तो चार तो आपने यहां पर देख लिया। अब जो पांचवा प्रकार है इसको समझिएगा। ये जो पांचवा प्रकार है, ये कौन सा प्रकार है, तो पांचवे प्रकार को ही कहा जाता है वर्ण संकर। वर्ण मत कहिए आप, इतना ही कहिए संकर शब्द। क्या कहा जाता है, संकर शब्द। शंकर शब्द कहा जाता है, शंकर शब्द। अब संकर शब्द का क्या मतलब है, संकर शब्द और कहीं कहीं पर वर्ण संकर भी कहा जाता है। दोनों बातें सेम ही हैं, वर्ण संकर कहिए या फिर शंकर शब्द कहिए। अब ये संकर शब्द क्या होता है, तो संकर शब्द संकरण से मिलकर के बना है। संकर शब्द संकरण से मिलकर के बना है। अब देखिए, संकर का मतलब क्या होता है, जब दो चीजों को मिलाया जाता है, दो भिन्न भिन्न चीजों को मिलाया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, शंकर कहते हैं। शंकर कहते हैं। जैसे हाइब्रिड होता है ना, तो वही हाइब्रिड का ही हिंदी क्या होता है, संकर होता है। अब अगर दो भाषाओं के शब्दों को मिला करके कोई नया शब्द बनाया जाएगा, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे। दो भाषाओं के शब्दों का मतलब क्या हो गया, जैसे कहा जाए रेल, रेल धन गाड़ी, रेल धन गाड़ी। तो देखिए, रेल आपका क्या है, उर्दू का शब्द है। रेल कैसा शब्द है, रेल क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। और गाड़ी कैसा शब्द है, हिंदी का शब्द है। तो दोनों मिलकर के जब बन रहे हैं रेलगाड़ी, तो ये कैसा शब्द हो जाएगा आपका, कैसा शब्द हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। फिर आपसे कहा जाए टिकट घर, कहा जाए टिकट घर, टिकट घर। तो देखिए, घर क्या है, घर हिंदी का शब्द है, और टिकट क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। और दोनों मिलकर के जो टिकट घर बना रहे हैं, ये कैसा शब्द हो जाएगा आपका, संकर शब्द। ये कैसा शब्द हो जाएगा, शंकर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से चार प्रकार होते हैं। और कुल प्रकार कितने होते हैं, पांच होते हैं। कौन कौन सा होगा, तत्सम शब्द। तत्सम क्या, जो संस्कृत भाषा से हिंदी में डायरेक्टली लाए गए हैं बिना किसी परिवर्तन के। बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में लाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और संस्कृत से हिंदी में लाते समय परिवर्तित किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। और आपके क्षेत्रीय भाषाओं से आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। दूसरी भाषाओं से आयातित शब्दों को क्या कहा जाता है, विदेशज या फिर आगत शब्द कहा जाता है। और आपके दो भाषाओं के शब्दों के योग से बने शब्द को क्या कहते हैं, शंकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं।
चलिए फटाफट से आप सब स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप इतनी बातें क्लियर हुई होंगी, फिर हम आप आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रकार है उसे देखते हैं। तो दो आधार तो हम लोग देख चुके थे। तीसरा जो आधार आपका है, तीसरा जो आधार है उसे कहा जाता है रचना, रचना या फिर बनावट, रचना या फिर बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। तो देखिए रचना या बनावट के आधार पर जो आपके शब्दों के प्रकार बताए गए हैं वो कितने प्रकार बताए गए हैं? तीन प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? तीन। अब ये तीनों प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक है आपका रूढ़ शब्द, एक क्या है आपका? रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, शब्द। दूसरा है आपका, दूसरा है आपका योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, शब्द। और जो तीसरा है वो है आपका यौगिक शब्द। तीसरा क्या है? यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। ठीक, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। अब ये तीनों होते क्या हैं? तो देखिए रूढ़ का मतलब होता है जो थोड़ा सा क्या हो, अड़ियल हो, जो थोड़ा सा अड़ियल हो, यानी कि जिसको टूट कर खत्म हो जाना पसंद हो लेकिन टूटना ना पसंद हो, जिसे समाप्त हो जाना पसंद हो लेकिन टूटना ना और झुकना ना पसंद हो, ऐसे ही लोगों को हम क्या कहते हैं कि ये बड़े रूढ़िवादी हैं। यानी कि जो अपने विचारों का त्याग करके नए विचारों के हिसाब से चलना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रूढ़िवादी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़िवादी। तो शब्द की अगर बात की जा रही है तो रूढ़ शब्द क्या, कौन से शब्द होंगे? ऐसे शब्द जो एक विशेष अर्थ ही प्रदान करते हैं, ऐसे शब्द जो एक विशेष अर्थ ही प्रदान करते हैं तथा टूटने पर, टूटने पर, ऐसे शब्द जो एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं तथा टूटने पर वो अपना अस्तित्व समाप्त कर लेते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे कहा जाए घर, कहा जाए आपसे घर, घर, घर। तो देखिए घर एक अर्थ दे रहा है, घर किसका अर्थ दे रहा है? घर का अर्थ दे रहा है। लेकिन अगर हम इस शब्द घर को तोड़ें तो ये किस में टूटेगा? घ धन र, किस में टूटेगा? घ धन र। अब देखिए घ से क्या किसी शब्द का अर्थ मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। र से क्या किसी शब्द का अर्थ मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। तो टूटने के बाद क्या हो रहा है? ये अपना अस्तित्व समाप्त कर ले रहा है। इस कारण से इस घर को हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। इस घर को क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। जैसे कहा जाए आपसे कमल, कमल। अब देखिए कमल एक पूरा का पूरा अर्थ दे रहा है, लेकिन अगर इस कमल को हम तोड़ दें, क धन म धन ल, तो बताइए टूटने के बाद क्या यह शब्द रह जा रहा है या इनके वर्णों से कोई अर्थ मिल रहा है? किसी शब्द का बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो टूटने के बाद ये अपना अस्तित्व समाप्त कर लेंगे और ऐसे ही शब्दों को क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहा जाता है। अर्थात वे शब्द जो टूटने के बाद अपने अस्तित्व को समाप्त कर लें क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात अगर करेंगे योग रूढ़ की, कि योग रूढ़ क्या होता है। तो देखिए योग रूढ़ जो शब्द होता है ये जुड़ने के बाद रूढ़ बनता है। पहले क्या आया है? इसका योग आया है ना शब्द। तो योग का मतलब क्या होता है? जोड़। तो जुड़ने के बाद जो शब्द रूढ़ हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। तो देखिए हिंदी भाषा के वे शब्द, हिंदी भाषा के वे शब्द जो संयुक्त रूप से किसी विशेष के लिए रूढ़ हो जाएं उन्हें हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे कहा जाए, कहा जाए लंबोदर, लंबोदर। तो देखिए लंबोदर जो शब्द बना है ये दो शब्दों के योग से बना है। एक शब्द है आपका लंबा, एक शब्द आपका है लंबा, और दूसरा शब्द क्या है? उदर। दूसरा शब्द क्या है? उदर। तो देखिए उदर का अर्थ क्या होता है? पेट। उदर का अर्थ क्या होता है? पेट। और लंबा का अर्थ क्या होता है? लंबा। तो ये दोनों अलग अलग अर्थ रख रहे हैं, दोनों क्या रख रहे हैं? अलग अलग अर्थ रख रहे हैं। लेकिन दोनों अलग अलग अर्थ रखने के बावजूद जब जुड़ते हैं तो एक शब्द बनता है लंबोदर, और यह शब्द एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ होता है। एक विशेष के लिए रूढ़ हो रहा है, विशेष के लिए रूढ़ हो रहा है। देखिए लंबोदर का मतलब होता है लंबा है उदर जिसका, यानी कि उदर का मतलब होता है पेट, यानी कि जिसका पेट लंबा है उसे हम क्या कह सकते हैं? लंबोदर कह सकते हैं। तो भैया पेट तो हाथी का भी लंबा होता है, हाथी का भी पेट लंबा होता है, और पेट आपके ऊंट का भी लंबा होता है,
ऊंट का भी पेट लंबा होता है। लेकिन बताइए क्या हाथी अथवा ऊंट को आप कभी लंबोदर कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। लंबोदर से केवल और केवल किसका अर्थ लिया जाता है? और लंबोदर किसे कहा जाता है? गणेश जी को। किसे कहा जाता है? गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? गणेश जी को। इन्हीं को तो लंबोदर कहा जाता है। और लंबोदर से इन्हीं का अर्थ मिल रहा है। लंबोदर शब्द इन्हीं के लिए रूढ़ हो रहा है। तो ये क्या शब्द कहलाएगा? ये शब्द कैसा कहलाएगा? आपका योग रूढ़ कहलाएगा। क्योंकि ये जुड़ने के बाद किसी विशेष के लिए रूढ़ हो रहा है। इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ कहेंगे। आगे समझिए और चीजों को। जैसे कहा जाए आपसे, कहा जाए जलज। 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 अब इस जलज शब्द को अगर आप तोड़ेंगे तो आप क्या पाएंगे? जल धन ज। तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? तो जल का अर्थ क्या होता है? पानी। जल का अर्थ होगा पानी। और जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। जय का अर्थ यहां से होगा जन्म लेने वाला। तो पानी में जन्म लेने वाले को ही हम क्या कहेंगे? जलज कहेंगे। पानी में जन्म लेने वाले या पानी में उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे? जलज कहेंगे। लेकिन बताइए पानी में बहुत चीजें उत्पन्न होती हैं। जैसे पानी में मछली रहेगी, मछली। पानी में आपका जलकुंभी रहेगा, जलकुंभी रहेगा। पानी में और भी जीव रहते हैं, जैसे कछुआ रहेगा, कछुआ रहेगा। और पानी में दुनिया भर के कीट उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कीट उत्पन्न होते हैं। पानी में ही आपकी काई उत्पन्न होती है, काई। पानी में ही कवक होता है, कवक। ये सब साइंस में आप सब पढ़ेंगे। तो ये सब भी तो पानी में होते हैं। लेकिन बताइए क्या जलज से इन सब का हम कभी भी अर्थ लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते हैं। जलज से केवल और केवल किसका अर्थ लिया जाता है? तो जलज से सिर्फ और सिर्फ कमल का अर्थ लिया जाता है। किसका? कमल का। तो ये जो शब्द है जलज, ये भी तो कमल के लिए रूढ़ हो रहा है। जुड़ने के बाद ज धन जल धन ज मिल करके किसके लिए रूढ़ हो रहा है? कमल के लिए। तो जुड़ने के बाद अगर कोई शब्द किसी के लिए रूढ़ हो रहा है तो ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आई होप की बातें क्लियर हो रही होंगी। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? योग रूढ़ कहेंगे। वे शब्द जो संयुक्त रूप से किसी विशेष अर्थ के लिए या किसी विशेष शब्द के लिए रूढ़ हो जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब बात करेंगे यौगिक शब्द की। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो टूटने के बाद या टूटने से पहले समान अर्थ देते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द। जैसे कहा जाए विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। अब देखिए विद्यालय का अर्थ क्या होता है? जहां पर आप विद्या प्राप्त करते हैं उसी को तो विद्यालय कहते हैं। अब जरा इनको तोड़ दीजिए, इनको तोड़िए। विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, यही तो होगा। तो विद्या धन आलय भी तो यही अर्थ दे रहा है। विद्या का आलय यानी कि विद्या के लिए घर। तो जहां पर आप शिक्षा प्राप्त करेंगे उसी को क्या कहा जाएगा? विद्यालय। जैसे कहा जाए, आपसे कहा जाए छात्रावास, छात्रावास। तो छात्रावास को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? छात्र धन आवास, आवास, यही तो होगा। तो छात्रों का जो आवास होता है उसको हम क्या कहते हैं? छात्रावास। तो ये अलग होने पर भी वही अर्थ दे रहे हैं और जुड़ने के बाद भी वही अर्थ दे रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो टूटने के बाद किस में टूट जाए? वर्ण या फिर अक्षर में, वर्ण या अक्षर में टूट जाएं, यानी कि टूटने के बाद अपना अस्तित्व समाप्त कर दें, उन्हें क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। योग रूढ़ शब्द क्या कहेंगे? जो जुड़ने के बाद, जुड़ने के बाद कोई विशेष अर्थ दें, कोई विशेष अर्थ दें, विशेष अर्थ दें, उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। और यौगिक शब्द क्या कहेंगे? जो जुड़ने के बाद भी वही अर्थ दें जो जुड़ने से पहले दे रहे थे, तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है इतनी बातें? चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। कितने आधारों पर हमने वर्गीकरण कर लिया है? हमने 3 आधारों पर वर्गीकरण कर लिया है। पहला आधार अर्थ का आधार, दूसरा आधार उत्पत्ति का आधार।
पहला अर्थ का, दूसरा उत्पत्ति का आधार, और जो तीसरा आधार हम लोगों ने अभी देखा वो कौन सा था, रचना या बनावट का आधार। अब हम लोग देखेंगे चौथे आधार की बात करेंगे, और जो चौथा आधार है ये सबसे इम्पॉर्टेंट आधार है। चौथा जो आधार है ये सबसे इम्पॉर्टेंट आधार है, इसे समझिएगा। चौथा आधार क्या है, रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर, ठीक। अगर बात करेंगे कि रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है और कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका जवाब क्या आएगा, दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला वाला जो भाग है, पहला जो भाग है इसे कहते हैं विकारी शब्द। इसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द। शब्द। और दूसरा जो भाग है, दूसरा जो भाग है इसे कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, ठीक। रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया वो कितने प्रकार से किया गया है, दो प्रकार से किया गया है। कौन कौन सा, पहला आपका विकारी शब्द और दूसरा है आपका अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं इनके बारे में समझिएगा। विकारी शब्द होते क्या हैं, हिंदी के ऐसे शब्द, हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक एवं लिंग वचन एवं कारक का प्रभाव पड़ता है, अथवा जो लिंग वचन एवं कारक के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन करते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिन पर लिंग वचन अथवा कारक का प्रभाव पड़े, अथवा जो लिंग वचन एवं कारक के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन करें, क्या कहलाते हैं, आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। विकार का अर्थ ही देखिए, विकारी जो शब्द बना है ये किससे बना है, विकार से बना है। किससे बना है, विकार से। और विकार जो होता है इसका अर्थ ही क्या होता है, परिवर्तन। परिवर्तन। तो जो शब्द परिवर्तन करेगा, परिवर्तन करने की क्षमता रखेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द। लेकिन आधार क्या होना चाहिए परिवर्तन का, लिंग वचन और कारक। परिवर्तन का जो आधार है वो क्या होना चाहिए, लिंग वचन और कारक। लिंग वचन और कारक, इन्हीं आधार पर परिवर्तित होने वाले वो शब्दों को हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। बात अगर की जाएगी इनकी संख्या की, तो संख्या इनकी कितनी होती है, तो चार होती है। इनकी संख्या भी कितनी होती है, चार होती है। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला जो आपका आता है विकारी शब्द वो क्या आता है, संज्ञा। सबसे पहला जो विकारी शब्द आता है वो क्या आता है, संज्ञा। दूसरा जो आपका विकारी शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। दूसरे विकारी शब्द को क्या कहा जाता है, सर्वनाम। सर्वनाम। अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे संज्ञा सर्वनाम, ये सब व्याकरण के पार्ट हैं, और आपको लगता होगा ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है। तो चैप्टर है, ये सही है, लेकिन अगर इनकी श्रेणी की बात की जाए कि ये किस श्रेणी में आते हैं, तो आपके ये किस श्रेणी में आएंगे, शब्द की श्रेणी में आएंगे। किस श्रेणी में, शब्द की श्रेणी में आएंगे। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा जो है आपका, तीसरा इसे कहेंगे आप क्रिया। तीसरा जो प्रकार आएगा विकारी का वो क्या होगा, क्रिया। और जो चौथा प्रकार होगा विकारी का, चौथा प्रकार होगा विकारी का, इसे हम क्या कहेंगे, विशेषण। चौथे प्रकार को ही क्या कहा जाएगा, विशेषण कहा जाएगा। तो ये चारों के चारों आपके क्या हैं, विकारी शब्द हैं। ये चारों के चारों क्या हैं, विकारी शब्द हैं। अब बात अगर करेंगे हम अविकारी की, बात अगर करेंगे अविकारी की, तो देखिए विकारी की परिभाषा क्या है, वे शब्द जो लिंग वचन एवं कारक के अनुसार अपने रूप का परिवर्तन करें उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी क्या हो जाएगा, वे शब्द जो लिंग वचन एवं कारक के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन न करें उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी। जो परिवर्तन न करें, अविकारी का मतलब क्या हो जाएगा, जो परिवर्तन न करें, परिवर्तन न करें उन्हें ही क्या कहेंगे, अविकारी। परिवर्तन न करें उन्हें क्या कहेंगे, अविकारी। अब कौन कौन से शब्द होंगे, इसकी संख्या कितनी होती है, चार होती है। कौन कौन से होंगे, तो पहला होता है आपका क्रिया विशेषण। पहला क्या होता है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा जो अविकारी है वह है आपका संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक, संबंध बोधक
अव्यय, अव्यय। और जो तीसरा है आपका अविकारी, उसे कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, अव्यय। और जो चौथा है उसे कहेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये चारों आपके क्या होते हैं? अविकारी। ये चारों क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द क्या क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी क्या होता है? क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। कभी कभी आपसे इनको पहचानने के लिए भी पूछ देता है, आपसे दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है, कौन सा विकारी शब्द नहीं है। अब इनमें तीन तो आपके विकारी शब्द के विकल्प रहेंगे और एक आपका अविकारी का विकल्प रहेगा, तो आपको पहचानना होगा। इनको याद करना बहुत आवश्यक है, विकारी और अविकारी का अंतर, और इनको याद करना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए, ये तो आप लोगों ने चीजें सीख ली, समझ लिया कि हाँ क्या विकारी होता है क्या अविकारी, लेकिन ये जो परिवर्तन होता है इसको समझिए कि परिवर्तन का मतलब क्या है। जैसे संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा में एक शब्द संज्ञा आएगा, एक शब्द आएगा आपका लड़का। बोलिए भाई, लड़का मिलेगा एक, ठीक है। और लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का आपकी जातिवाचक संज्ञा है। लड़का कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अब इस जातिवाचक संज्ञा का क्या बताइए, लिंग परिवर्तन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और लड़का का लिंग परिवर्तन करके क्या कहेंगे हम? लड़की। लड़का का लिंग परिवर्तन जब करेंगे लड़का शब्द का, तो क्या बनेगा? लड़की। क्या इसका वचन परिवर्तन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। लड़के का क्या बन जाएगा? लड़का का क्या बन जाएगा? लड़के। ठीक है। तो लिंग के आधार पर परिवर्तन हो गया, वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया। अच्छा, कारक के आधार पर परिवर्तन कैसे होगा? कारक के आधार पर जैसे कहा जाए लड़के ने, या फिर कहा जाए लड़के को। लड़के ने, लड़के को, दोनों अलग अलग कारक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? दोनों अलग अलग कारक हो रहे हैं कि नहीं? लड़के ने यानी कि उसमें क्या है? कर्ता वो है। लड़के को यानी कि कर्ता न होकर के क्या है? कर्म वो है। तो कारक के आधार पर भी परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? आपके विकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। इसी प्रकार से आपका जो सर्वनाम है, जो सर्वनाम है, जैसे कहा जाए सर्वनाम में आपका शब्द आए उसका, उसका। अब इसका स्त्रीलिंग अगर बनाना रहेगा तो हम क्या कहेंगे? उसकी। बोलिए भैया, क्या कहेंगे? उसकी। ठीक है। या फिर और इसका बहुवचन में बनाना रहे, जैसे कहा जाए मैं, सर्वनाम आ जाए मैं। अब मैं का अगर हमें बहुवचन बनाना रहे तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे। तो लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होने के कारण ही इन चारों को, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को क्या कहा जाता है? विकारी शब्द। और इनमें परिवर्तन न होने के कारण ही इन्हें क्या कहते हैं? अविकारी। अब इनमें परिवर्तन कैसे नहीं होगा? जैसे क्रिया विशेषण की अगर बात करेंगे तो क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो जैसे कहा जाए राधा, राधा धीरे धीरे चलती है। राधा धीरे धीरे चलती है। अब यहां पर ये जो धीरे धीरे शब्द है यही आपका क्रिया विशेषण है। अब अगर राधा की जगह हम राम लगा दें, राम लिख दें, तब भी तो यही होगा कि राम धीरे धीरे चलता है। राम धीरे धीरे चलता है, चलता है। हमने संज्ञा बदल दिया, संज्ञा का हमने लिंग बदल दिया, लिंग के अनुसार हमारी क्रिया चलती से चलता हो गया। लेकिन क्या इस धीरे धीरे पर कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ा। धीरे धीरे जैसा था वैसा ही रहा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण कैसा शब्द है? अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण कैसा शब्द है? अविकारी शब्द है। अभी इन चीजों को जो आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, तो बहुत अच्छे से हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे कि एक एक चीज होती क्या है। यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझिएगा कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में।
पहला भाग है आपका विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? चार। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी की अगर बात करेंगे तो इनकी भी संख्या कितनी होगी? चार। कौन कौन से होते हैं? क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट एक लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और अपने अंतिम आधार को देखते हैं। ये चार आधार आपके कंप्लीट हुए और अब हम पांचवें आधार को देखेंगे कि जो पांचवा आधार है वो आपका कौन सा है। चलिए चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फट से और आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो आधार है, पांचवा जो आधार है वो कौन सा है? पांचवा जो आधार है वो आपका कौन सा है? पांचवा, इसे क्या कहेंगे? शब्द शक्ति के आधार पर। शब्द शक्ति के आधार पर। ठीक, तो शब्द शक्ति के आधार पर जो शब्द का वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है? तीन प्रकार से। पहला जो प्रकार है इसे कहा जाता है वाचक शब्द। वाचक, और वाचक को ही कहा जाता है अभिधा। अभिधा, अभिधा। दूसरा जो प्रकार है इसे कहा जाता है व्यंजना, व्यंजना शब्द। और तीसरा जो प्रकार है इसे कहा जाता है लक्षण, लक्षण। तो देखिए ये जो शब्द शक्ति का आधार है इससे केवल दो ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि शब्द शक्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? तीन प्रकार के शब्द। कितने प्रकार के शब्द होते हैं? तीन प्रकार के शब्द। कौन कौन से? वाचक, व्यंजना और लक्षणा। और कभी कभी दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शक्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शक्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण नहीं? जैसे सपोज करिए प्रश्न आ गया कि निम्न में से, निम्न में से कौन सा एक एक शब्द शक्ति के आधार पर शब्द शक्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण नहीं है? शब्द का वर्गीकरण नहीं है, नहीं है। और आपके विकल्प हैं वाचक, व्यंजना, विकारी और डी लक्षण। लक्षण, तो आप किसे चुनेंगे? वाचक, व्यंजना और लक्षणा। ये तो आपके शब्द शक्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण है, ये तो शब्द शक्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण है। लेकिन ये जो विकारी है ये किस आधार पर है? रूप परिवर्तन। ये किस आधार पर है? रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो क्या किया गया है? विकारी और अविकारी में। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ये हमारे शब्द थे, ये क्या था? शब्द का इंट्रोडक्शन था। आई होप चीज़ें आप लोगों के क्लियर हुई होंगी। अब अगली क्लास में जब हम बढ़ेंगे तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे विकारी और अविकारी को, एक एक पॉइंट को। अब विकारी में हम लेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इन चारों चैप्टर को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद फिर हम आएंगे अविकारी पर। अविकारी में आपके क्रिया, विशेषण, फिर आपका संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। और इनको एक्सप्लेन करने के बाद फिर आपका हम बढ़ेंगे रूप परिवर्तन के आधार पर। क्लियर है? तो बात आज की यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।